यूरेशिया से आए हुए लोग ये 3 भागों में बटे हुए हैं। ये एक 41 गांठ का जनेऊ पहनता है, एक 42 और एक 43 गांठ। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, एक पैर से एक लोग नाप लिया, सुना है? टीवी में देखा होगा, टीवी में, कि भैया एक पैर से एक लोग नहीं नापा था। जो राजा बलि से जो छीना गया था, हमारे जो पूर्वज थे, और उस समय कोई जाति नहीं थी। कितने 16 बेतिया का, पता नहीं कितने बेतिया का एक ब्राह्मण आया था, और वो 3 वचन मांगने आया था। और ये ऐसा नहीं था, ये झूठ बताया गया। यूरेशिया में जब भुखमरी फैलती है, भुखमरी समझते हो, अकाल, तो वो नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे किनारे, पाकिस्तान जो है सिंधु नदी के किनारे किनारे इंडिया में प्रवेश करते हैं, भारत। दिल जीता पहले राजा का, राजा से बोला कि आप कुछ दोगे? तो बोले ठीक है, बोले 3 वचन चाहिए, बोले हाँ ठीक है ले लेना। अब राजा थे यहाँ के, कोई कमी नहीं थी, उन्होंने सोचा कोई कपड़े वपड़े मांग लेगा, पैसे मांग लेगा, और क्या मांगेगा। लेकिन क्या मांगा, एक बार जोश से बोलिए, वीरांगना फूलन देवी अमर रहे। ऐसी आवाज नहीं, थोड़ी लगना चाहिए, मनुवादियों को पता चलना चाहिए कुछ हुआ है यहाँ। वीरांगना फूलन देवी अमर रहे, फातिमा शेख अमर रहे, वीरांगना फूलन देवी अमर रहे। अगर यही कार्यक्रम आप एक जात पे कर देते ना, तो ये पूरा पंडाल भर जाता। क्योंकि जो दरी चटाई झंडा उठाने वाले आपके और हमारे बीच में जो समाज में नेता होते हैं, जो आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस दरी चटाई उठाते ना उनकी, वो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी राजनीति खतरे में आ जाएगी, क्योंकि बिना विचारों की उनकी राजनीति तैयार है। इसलिए हमारे साथ आज बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं आपको कि आप बताइए, सोचिए, एक ऐसे परिवार में जन्म ली हुई लड़की, जहां गरीबी, कोई रास्ता नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई मतलब इतना डर भय, वहां पर 11 साल की एक लड़की की 3 गुने ज्यादा बड़े व्यक्ति के साथ शादी कर दी जाती है, और उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है। आप समझ सकते हो, विचार करिए, 11 साल की बेटी, हमारे यहाँ भी बेटियां हैं, 11 साल की बेटी की शादी कर दी। किसने ये व्यवस्था बनाई? ये व्यवस्था बनाने वाले कौन हैं? ये व्यवस्था बनाने वाले ब्राह्मणवादी, जो इनकी दुकानें चलती हैं, ये लोग हैं। इन्होंने ये व्यवस्था बनाई कि इनकी बेटियां, अगर हम पहले से ही, क्या होता है आप देख रहे होंगे, आपकी बेटी तो बड़ी हो रही है और खुद की बेटी 30 साल की हो गई, आईएएस की तैयारी कर रही, लेकिन लोधी कुर्मी काची पटेल कुशवाहा साहू प्रजापति रह 3743 जातियां ओबीसी की और 3000 SC ST की जातियों में ये होगा पंडित आके क्या बोलते हैं कि आपकी लड़की तो बड़ी हो गई। बोलते हैं कि नहीं बोलते? लेकिन उनकी लड़की को वो कोचिंग करा रहे, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे, लेकिन हमारी बेटियां उनको, क्योंकि उनको पता है अगर इस समाज की बेटियां, इस समाज की बहुजन बेटियां अगर जाग गई तो ये पुरुषों से ज्यादा बहुजन मिशन को आगे बढ़ाएंगी। इसलिए इस प्रकार के काम करते हैं। ये हमें सोचना होगा कि आखिर कमी कहाँ है। तो कमी ये है कि हम यहाँ देख रहे हैं 80% 40 साल के ऊपर के लोग बैठे हैं, जिनको पता है ये मिशन। नीरज जी बोल रहे थे, जिनको ये मालूम है कि ये मिशन क्या है, कौन हमें प्रताड़ित कर रहा है, कौन हमें हक अधिकार नहीं देने दे रहा है, कौन संविधान लागू नहीं करने दे रहा है, कौन शोषण अत्याचार कर रहा है, सब मालूम है। लेकिन हम बेटियों को नहीं ला पाए, अपने बच्चों को नहीं ला पाए। क्यों भाई? कांवड़ यात्रा हो रही है, राम मंदिर बन रहा है आपके यहाँ, इसलिए क्या? सोमवार है, इसलिए क्या है? बात सही है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम यह है कि आप लोग अपनी बेटियां, अपनी पत्नियां, अपने दोस्त मित्रों की, हमने वो व्यवहार पैदा ही नहीं किया कि हम आजू बाजू के भी हम महिलाओं को, बेटियों को लेके आ पाए। उन्होंने यही बना दिया, उनकी बेटियां गाड़ी चला रही हैं, उनकी बेटियां 4 व्हीलर चला रही हैं, उनकी बेटियां हेलीकॉप्टर चलाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारी बेटी अगर ये काम करने के लिए तैयारी करती है तो लड़की बड़ी हो गई है। इस प्रकार की भावनाएं हमारे समाज में, ये दूषित वर्णों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण हमारा समाज, जब आप लगातार किसी चीज को कहते रहेंगे तो कभी पिता के मन में आएगा बात तो सही कर रहे,
क्योंकि इसका विरोध नहीं किया गया। और 11 साल की बेटी का इसलिए वहां पर विवाह हुआ और उन्होंने वो चीज एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि वीरांगना जो फूलन देवी है वो कोई ऐसी वैसी वीरांगना नहीं है। उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार सहन नहीं किया। उन्होंने अपने चाचा अगर उनके पिता से कुछ गलत कह रहे थे तो उसका भी विरोध किया, और उनके पति और उनके पिताजी ने उनके ऊपर जो उन्होंने कहा था कि इनने चोरी की है झूठी, ताकि ये दोबारा से पति के पास चली जाए, इसके बाद भी तीन दिन तक जेल में रहना पड़ा। और जेल में रह के क्या इतना सही, आप सोचिए। अच्छा याद है सर, 3 दिन जेल में 11-12 साल की बेटी और उसके साथ भी वहां के प्रशासन ने गलत काम किया उसके साथ। इसके बाद फिर बाहर निकली और फिर उनके पिता ने वहीं भेज दिया, लेकिन जब तक वो दूसरी शादी कर चुका था फिर ये दोबारा से अपने पिता के पास, उस पिता के पास आती है जो खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें डर था उस गांव के सामंतवादियों का कि ये हमारी लड़की को उठाना ले जाए, कुछ करना ले जाए, इसलिए अपने पति के पास रहे। लेकिन फूलन देवी बहुत समझदार थी। 11 साल में भी उनके 25 साल का दिमाग, 23 साल का दिमाग था, और उन्होंने सोच लिया कि संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा मनुवादियों से, और ये शुरुआत की। और आपने देखा होगा धीरे धीरे वो अपने को बचाने के लिए, ये सोचने वाली बात है कि एक बेटी जो 20 साल की है उसे कारतूसों की माला पहन के बंदूक लेके निकलना पड़ा। ये हमारे लिए शर्मनाक था, लेकिन फिर क्योंकि उसको लड़ना था, उसको अपनी इज्जत बचानी थी, इसलिए वो जंगलों में जाके और एक गैंग तैयार करती है। मैं उसमें ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो वहां के सामंतवादियों ने उनके साथ किया, और 3 हफ्ता तक विचार करिए, आप लोग घर में जाके बताइए एक बार कि फूलन देवी के साथ 3 सप्ताह तक लगातार वहां के लोगों ने बलात्कार किया। ये छोटी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम दरी चटाई झंडा उठाने वाले, जब तुम्हारे ये चुनाव होते हैं तो हमारे समाज को टिकट मिला इसलिए वोट कर दिया। भूल गए आप, भूल गए कि हमारे समाज में कौन है, वीरांगना फूलन देवी, भूल गए। आपने उसे वोट कर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई नेता बना दो। लेकिन क्या वो व्यक्ति आज तक, मैं बताऊं, विश्व की 4थी सबसे बड़ी विद्रोही, दुनिया में वैसे नंबर 1 कहा जाता है, अपने यहां भले ही बोलते हैं, उसको अभी तक उसके नाम पे कोई पुस्तक में कुछ भी नहीं आया, एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाता, एक भी कोई पाठ्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है ऐसे उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में। ये सोचने वाली बात है। और मैं कहना चाहता हूं, आप लोग महापुरुषों की विचारधारा से ही एक हो सकते हो, संवैधानिक अधिकारों की मांग लेके ही एक हो सकते हो, अन्यथा आप कभी एक नहीं हो पाओ। आप विचार करिए, 20 साल की उस समय होगी, माला पहन के, कारतूस, बंदूक लेके, और 22 लोगों को खड़ा कर दिया और गोली मार दी। वो ऐसे ही नहीं हो गया। जो शोषण अत्याचार हुआ उसके साथ, उसके शरीर के साथ, उसकी मानसिकता के साथ वो भर गई पूरी, और उसने 22 लोगों को एक खड़ा करके मार दिया। ये होता है, उसका पूरा डर खत्म हो चुका था। उसे पता था जब तक कुछ बड़ा नहीं करेंगे, जब तक कोई मैसेज बड़ा नहीं जाएगा। और उस समय प्रधानमंत्री तक की कुर्सी हिल गई, और तुम्हारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को तो इस्तीफा देना पड़ा। ये काम ये कब हुआ? विचार करिए, कैसे कैसे सताया गया, कैसे कैसे उसे रुलाया गया होगा। आप 11-12 साल की बेटी कैसे कैसे चल के आती होगी अपने पति के यहाँ से पति ने बोला, वहां से पिता ने बोला जाओ। इस प्रकार की आप विचार करिए, 11-12 साल की लड़की फिर बाद में जाके तो जंगल चली जाती है 79 में, 63 में तो जन्म ही होता है, और 79 में जंगल चली जाती है, और 82 में 14 फरवरी 82 को इन जो जिनको मनुवादी, जिसको आप ठाकुर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो, ये जो विदेशी लोग कौम है वो अत्याचार कर रही है। ये विदेशी कौम है। मैं बताना चाहूंगा, यूरेशिया से आए हुए लोग ये 3 भागों में बटे हुए हैं। ये एक 41 गांठ का जनेऊ पहनता है, एक 42 और एक 43 गांठ का। इनका उद्देश्य, इस देश में आके आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, एक पैर से एक लोग नाप लिया, सुना है? टीवी में देखा होगा, टीवी में एक लोग से एक पैर नाप लिया, एक से दूसरा और नाप लिया, तीसरा नाप लिया, मैंने सुना है, मैंने टीवी में भी देखा था पहले। लेकिन मैं जैसे ही
लक्ष्मण जी को और हमारे जितने भी महापुरुष हैं, ये भी हमारे अभी महापुरुष ही हैं हमारे लिए जो जगा रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि भैया एक पैर से एक लोग नहीं ना पाता। जो राजा बलि से जो छीना गया था, हमारे जो पूर्वज थे, और उस समय कोई जाति नहीं थी। हमारे अभी सरदार जी बैठे हैं, कह रहे थे ये जाति, हमने कहा आप बताइए उस समय कहाँ जाति थी, हम तो एक थे। तो उस समय जो कहते हैं कि एक पैर से एक लोग नाप लिया, उस समय कुछ नहीं थी। जब ये वहाँ पे कितने 16 बेतिया का, पता नहीं कितने बेतिया का एक ब्राह्मण आया था, और वो 3 वचन मांगने आया था। और ये ऐसा नहीं था, ये झूठ बताया गया। वो क्या हुआ था, यूरेशिया में जब भुखमरी फैलती है, भुखमरी समझते हो, अकाल, तो वो नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे किनारे, पाकिस्तान जो है सिंधु नदी के किनारे किनारे इंडिया में प्रवेश करते हैं, भारत में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे राजा बलि जो है वहाँ यहाँ के राजा थे। तो ये लगातार यहाँ पे रहे। कुछ समय बाद बोले साहब आपकी हम गुलामी करते रहते हैं, लगातार आपकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये षड्यंत्रकारी थे पहले से, उन्हें देख लिया था ये सोने की चिड़िया देश, इसमें ना पैसा चलता है, सबको सम्मान है, कोई जाति नहीं है। उन्हें मालूम था कि हम कुछ ना कुछ षड्यंत्र करके इस देश में बेघन पैदा कर सकते हैं। तो उन्होंने दिल जीता पहले राजा का। राजा से बोला कि आप कुछ दोगे, तो बोले ठीक है। बोले 3 वचन चाहिए, बोले हाँ ठीक है ले लेना। अब राजा थे यहाँ के, कोई कमी नहीं थी। उन्होंने सोचा कोई कपड़े वपड़े मांग लेगा, पैसे मांग लेगा, और क्या मांगेगा। लेकिन क्या मांगा, जो मैं बता रहा हूँ आप टीवी में देखना तो आप समझना। उन्होंने कहा एक पैर से एक लोग नाप लिया, मतलब उन्होंने क्या मांगा, शिक्षा। शिक्षा मांगी सर्वप्रथम। बोला हम ही पढ़ाएंगे और हम ही पढ़ेंगे और हम ही डिसाइड करेंगे कि हमें किसको शिक्षा देनी है क्या अभी है ऐसा कि नहीं है। आपको बता देता हूं, गुरुकुल में जाइए, कोई निषाद, लोधी, कुर्मी, काछी, कुशवाहा, यादव का किसी का बच्चा पढ़ता हो तो शर्त लगा सकता हूं मैं, नहीं पढ़ता है। तो ये उस समय मांगा क्या, शिक्षा हम ही लेंगे और हम ही देंगे, एक वचन। दूसरा वचन क्या मांगा, दूसरा वचन मांगा कि व्यापार हम करेंगे। उसमें व्यापार ज्यादा अपने यहाँ था नहीं, आदान प्रदान, वस्तु का आदान प्रदान था, तो व्यापार भी ले लिया उनने। तो आप वो बनिया, आप जानते हैं बनिया है। और इसके बाद एक और सी चीज, जन्म से लेकर मृत्यु तक, तीसरा वचन, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम डिसाइड करेंगे कि आप क्या होंगे। अब आप पता ही होगा आपको, आपके यहाँ अगर कोई बच्चा अच्छा पैदा होता है तो आप तुरंत फोन लगाते हो, उसके पिता को तक नहीं लगाते, जिसका बच्चा हुआ है सीधा बिल्कुल पंडित को फोन लगाते हैं कि भैया आइए, इसका क्या नाम, अब गोरा चिट्टा सब कुछ बढ़िया है, इसके बाद भी उसका नाम क्या रखिए, भांदू। नहीं, रियलिटी बता रहा हूं मैं, ये रियलिटी है। आप जाइए बस्तियों में हमारे समाज की, क्या नाम रखे उनके, लालू, भीमार, पता नहीं क्या क्या, और उनके ज्ञानचंद, जगदीश चंद, पता नहीं क्या क्या रखते हैं कि नहीं रखते। अरे घूरा ही रख देंगे, नाला रख देते, पता नहीं क्या क्या नाम रखते हैं। ये उन्होंने उस समय ये तीसरे वचन में मांगा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम डिसाइड करेंगे। मतलब राजा की कुर्सी छिन गई इसमें। भाई जब जन्म से लेकर मृत्यु तक वही डिसाइड करेंगे तो राजा तो रहा नहीं। तो इसके बाद कहते हैं ना कि गर्दन नाप ली थी, नापना मतलब समझ गए, काटना। आप अगर ये बौद्ध जो हैं वो जानते हैं सब चीजों को। तो उस समय राजा की गर्दन काट दी। इसके बाद इतिहास में लगातार संघर्ष चलता रहा, हम लड़ते रहे, कई मुगल शासक आए, कई अन्य और भी राजा आए इस देश के अंदर। इसके बाद बिंदुसार से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य, इनका शासन चला, हमारे सम्राट अशोक, इसके बाद वृत्रथ, सारी 10 राजा हुए। लास्ट में वृत्रथ हुए। वृत्रथ जो है वो, उनकी हत्या जो है षड्यंत्र से, पुष्यमित्र शुंग, जिसका आपके यहाँ पे बहुत बड़ा भव्य बन रहा ना, वही। और इसके बाद आप लगातार संघर्ष चलता रहा, शक आए, हुड़ आए, फिर अंग्रेज आए। इसके बाद यहाँ पे सैजुद्दौला खान को अंग्रेज हरा देने के बाद अंग्रेजों का शासन चलता है। इसमें सबसे ज्यादा, देखिए कोई भी देश हो, किसी भी देश पे अगर सत्ता करता है, राज करता है, तो वो सही नहीं है। इसलिए अंग्रेज, भाई कोई 100 जूते मार रहा, कोई 1000 जूते मार रहा, तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, कुछ बदलाव कर रहे थे हमारे मूल निवासियों के लिए। जैसे शिक्षा दे दी उनने कि भाई शिक्षा ले सकते हो आप। उन्होंने कहा कि भाई आप ये दासी प्रथा नहीं चलेगी अब,
अब 10 साल की लड़की को कोई पोगा पंडित दासी के नाम पे अपने यहाँ नहीं ले जाएगा। अब ये जो आपने देखा होगा डोली प्रथा जो है इसको बंद किया, मतलब कुछ फायदे होने लगे। मैं अंग्रेजों का समर्थक नहीं हूं बिल्कुल भी, मैं फायदा गिना रहा हूं आपका। और एक और सैया पे जो लेट जाते हैं उसको क्या, कौन सी प्रथा बोलते हैं? वो सैया पे लेटने वाली सती प्रथा। अच्छा, सती प्रथा हमारे लोगों में नहीं होती थी, इसका सच बहुत बड़ा है। सती जो प्रथा थी वो सिर्फ सवर्णों में होती थी, उन्हीं में, ठाकुरों में। क्यों होती थी? ये बहुत ही रियलिटी बता रहा हूं मैं। इसलिए होती थी कि मान लो एक उनके बच्चे का शादी हुई, 22-23 साल का है वो लड़की, तो वो अगर वो खत्म हो जाता है बच्चा, तो वो लड़की क्या करेगी? कभी ना कभी हो सकता है 100 अगर ऐसा 100 परिवार में हुआ तो 10 लड़की ऐसा ना हो कि बहुजन समाज जो है उनसे संबंध बना के बच्चे ना हो जाएं। रियलिटी बता रहा हूँ। तो वो क्या करते थे कि उसी पे लटा के उसको मार देते थे। कितने क्रूर नियम थे मनुवाद के। विचार करिए, आज भी विचार करिए कि किसी महिला का पति मर जाए तो क्या उसको सैया पे लटा के, और ये आज की बात नहीं है, अभी 100-200 साल पुरानी बातें हैं जो होती रही है। इसलिए इतना शोषण अत्याचार मनुवादियों ने किया है महिलाओं के ऊपर, और वही महिला इसलिए आज बुलंद अभी बनी है। और हमने फिर भी मध्य प्रदेश की धरती में, आपने यहाँ उत्तर प्रदेश की धरती में उनके मिशन को, उनका जो जज्बा था उसको आप लोगों ने अभी भी स्वीकार नहीं किया। अभी भी आपने उनके जैसे संघर्ष करना नहीं शुरू किया। आज भी आप अगर सारे लोग इकट्ठे हो जाएं तो आज के दिन छुट्टी का दिन होना चाहिए, सभी को मनाना चाहिए। पूरे गांव ब्लॉक में ऐसी मतलब वीरांगना जिसने खुद स्वाभिमान के लिए हर कुछ को किया, जो आप लोगों को आज याद करना पड़ रहा है। साथियों, मैं मध्य प्रदेश की धरती से आया हूं। हम ओबीसी महासभा, आप लोगों को शायद सुना हो, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, मैं बता देता ना चाहूंगा। ओबीसी महासभा एक ऐसा संगठन है, मैं ये जुड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं। मध्य प्रदेश के अंदर हम ऐसे हैं कि आए दिन हर 2-3 महीने में हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते हैं। आप समझ सकते हो ना, 52 जिले में हमने टीम इकट्ठी करी है। छात्र मोर्चा, युवा मोर्चा, अधिवक्ता मोर्चा, महिला मोर्चा, 32 समूह बनाए हमने, 32 मोर्चे। और मेन टीम हमारी उत्तर प्रदेश की टीम बैठी यहाँ पे, रामनिवास वर्मा, मिथिलेश जी मध्य प्रदेश से आए, सीताराम लोधी और हमारे हेमराज घोषी और एक सरपंच जी भी आए वहां से। मध्य प्रदेश के अंदर मनुवादियों को हमने धूल चुटा के रखी है। अब इस समय अभी चुनाव हुआ है जिला पंचायत का, जिला पंचायत नगरीय निकाय, तो जिला पंचायत और जो जनपद और सरपंच के चुनाव में मैं बता रहा हूं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, 143 सीट, 800 में से 143 सीट ओबीसी महासभा के सपोर्ट से निर्दलीय जीते हैं। ये विचारों से जीते हैं, विचार वाले हैं। कौन है? जो हमारे आंदोलन में आते हैं, जो जय भीम जय फूले का नारा लगाते हैं, जो आरएसएस मुर्दाबाद बोलते हैं, वो लोग जीते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? और ये क्रांति मध्य प्रदेश की धरती से शुरू हो चुकी है। वहां पे लोधी, कुर्मी, काशी पटेल, कुशवाहा, प्रजापति, रजक साहू वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। वहां नहीं है आपके यहाँ जैसा। वैसे पहले मैं सोचता था कि आपके यहाँ तो बड़े बड़े आंदोलन हुए, काशीराम जी आए, और आप लोगों ने उनकी विचारधारा को जिस कदर कमजोर किया है, मुझे बड़ा खेद है कि आज यहाँ जिस तरीके से महिलाएं होना चाहिए थी वो नहीं है। और ये हमारी कमी है कि हम दूसरे को लगातार कहते रहते हैं, और ये सारी बातों पे तो हमारे नीरज भैया बोल ही चुके हैं। तो आप संगठन खड़ा करिए। अगर आपको भी किसी भी महापुरुष की विचारधारा या आपको संवैधानिक अधिकार या कुछ भी करना है, आपके शोषण जो अत्याचार हो रहे हैं, आपको बता देना चाहता हूं, पिंकी लोधी, आपने सुना था क्या? पिंकी लोधी बुलंदशहर में पिंकी लोधी का 4 शर्मा लड़कों ने बलात्कार किया। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी चुनाव समय की बात है। कितने लोगों ने? 4। और शर्मा ट्यूबवेल जो है, ट्यूबवेल शर्मा का ट्यूबवेल था, उस पे उसके छोटे से वो जो बना रहता है ट्यूबवेल पे, उसमें जाके बलात्कार किया। इसके बाद क्योंकि वो लड़की, उसको लगा होगा ये लड़की जाके बाहर बोलेगी, इसलिए उसका गला रेत लिया।
उसका गला रेत दिया, मार दिया उसको। किसको? पिंकी लोधी, जो उत्तर प्रदेश के अंदर छत्री राजपूत तमाम प्रकार की बातें करते हैं। लोधी समाज के बंधुआ बोर्ड जो बीजेपी आरएसएस के रहते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं, कहां गया तुम्हारा छत्रीपन? पिंकी लोधी का 9 दिन केस दर्ज नहीं हुआ था। केस दर्ज, सोच लो आप। और क्यों? क्योंकि वहां पे शर्माही बुलंदशहर में मंत्री था, शर्माही करने वाला था, शर्माही एसडीएम था, और शर्माही वहां का जो अधिकारी था पुलिस में। और हम 9 दिन के बाद जब वहां पे आए हमारी टीम के साथ, काफी लोग आए फिर, और इसके बाद हम लोगों ने, भीम आर्मी भी उसमें शामिल हुआ, हम लोगों ने थाना घेरा और उस दिन रिपोर्ट लिखी गई। विचार करिए, उत्तर प्रदेश जहां काशीराम, मायावती, मुलायम सिंह यादव राज कर चुके हो, वहां पे ये दुर्दशा आज भी है। उन्नाव देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए, आप चंदौली देख लीजिए, नहीं जाग रहे हम, क्योंकि हमारी बेटी के साथ थोड़ी हो रहा है। यही है ना, वो तो यादव की है, वो तो लोधी की है, वो तो कुर्मी की है, वो तो अहरवार की है, वो तो जाटव की है। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे बीच में ब्राह्मणवाद ने डाला है और उसको आप ढो रहे हैं। हम कितने ही मंच से बोल दें, मुझे मालूम है कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जाके अभी तुरंत घंटी बजाएंगे शाम को, बिल्कुल, और वहीं पे तुम्हारा सब स्वाहा हो गया। रियल में करना पड़ेगा, हमें कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे, हमें जातिगत जनगणना कराने के लिए मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा, हमें लड़ना पड़ेगा और निछावर भी होना पड़ेगा। ऐसे ही मिल जाएगा अधिकार आपको। उनके लोग क्या करते हैं पता है आपको? उनके लोग घर परिवार छोड़ देते हैं। आरएसएस में कई लोग हैं, भले वो कुछ भी करते हो, वो शादी नहीं करते, वो सन्यासी हो जाते हैं। हमारे लोग बताइए कौन इतने में है, कोई अपना बेटा दे सकता है ओबीसी महासभा को या बुद्ध संस्था को कि भैया मैंने ये बेटा दिया है आपको, अब आप करिए काम, कितना कर सकते हैं हमको दे के बताइए। आप हम ऐसा क्रांतिकारी बनाएंगे, काशीराम तो नहीं लेकिन नया डुप्लीकेट काशीराम बना के दे देंगे आपको, लेकिन आपको ये तैयारी करना पड़ेगी। लेकिन नहीं कर पाएगा हमारे समाज, क्योंकि हमारा समाज पढ़ता ही नहीं है। हमारा पाखंडवाद, मनुवाद, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ता। और ये सोच, जो मीडिया है, मनुवादी मीडिया, दलाल मीडिया को आप दिन रात देखते हैं, लेकिन आप कभी बताइए, ये लोधी लगातार देखता है टीवी। एक एंकर कभी देखा क्या टीवी में आपने? लोधी समाज का देखा, बिंद देखा, मल्ला देखा? यादव तो वो लड़ के पता नहीं कैसे कहा, क्योंकि वो फिर जब लड़ाई करता है तो निछावर भी होता है, तो थोड़ा मोड़ा कुछ दिखता है। कभी कुर्मी भी थोड़ा मोड़ा दिखता है, क्योंकि वो लड़ता है तो निछावर भी होता है, दुख दर्द भी सहता है। लेकिन आप लोग खूब बड़ी बड़ी मूवी देखते हो, पता नहीं जितने सीरियल चल रहे हैं, एक में भी लोधी, कुर्मी, काशी, पटेल, कुशवाहा, साहू, प्रजापति, बिंद, मल्ला है, किसी का भी नाम तक नहीं लिया जाता है, नाम तक नहीं रखते, नाम तक। फिल्म तक, फिल्में फूलन देवी की बनाएंगे तो नेगेटिव रोल भी करवा देते हैं हमारे लोगों से। बात समझने की है। आप मीडिया लगातार देख रहे हैं, लेकिन उसमें कोई एंकर नहीं है। अरे जातिगत जनगणना की बात होना है, बीजेपी की तरफ से चतुर्वेदी, कांग्रेस की तरफ से शर्मा, एसपी तरफ से वो तिवारी जी। अब जातिगत जनगणना की बात होनी है ओबीसी की, और शर्मा जी वहां पे, और सामने भी शर्मा क्वेश्चन पूछ रहा है तो एक शर्मा तिवारी जवाब दे रहा है, और जातिगत जनगणना की बात हो रही है। मतलब हम देखते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम वही उसकी स्क्रीनशॉट लेके सोशल मीडिया पे नहीं डालते, क्योंकि हमें पता है आपको डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि आपने फूले अंबेडकर विचारधारा को अपने अंदर नहीं परोया है। मैं बता रहा हूं, आज तक मेरी झूठी तक शिकायत नहीं की गई, और मैं 7 साल से काम कर रहा हूं, झूठी शिकायत तक नहीं की गई। मध्य प्रदेश से आया हूं मैं, कि महेंद्र सिंह लोधी, और मैं, आप ये लोग सुनते हैं, मैं नाम लेके बोलता हूं उनको, चाहे वहां का बीडी शर्मा हो, चाहे मोदी, आरएसएस, मोहन भागवत, कोई भी हो, क्योंकि हम तथ्यात्मक बोलते हैं, रियल में बोलते हैं, जो रियल में हो रहा है। हम बोलते हैं कि हमारे समाज में बलात्कार हो रहा है, और सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है इसका सवर्ण है, और यही लोग करते हैं। इसमें बुराई क्या है? कर ही रहे। आप देख लो, आपके यहाँ पे उन्नाव, हाथरस, चंदौली, सब जगह देख लो आप, पिंकी लोधी, बुलंदशहर, उनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन हम वही टीवी मीडिया देखते हैं, क्योंकि लगातार वही ब्राह्मणवाद, मनुवाद बैठे रहते हैं, कोई अपनी बात करते रहेंगे और आपका मैटर को क्लोज कर देते हैं। इसलिए
साथियों, जातिगत जनगणना की, और आपके अंदर ये होना चाहिए, भाई क्यों नहीं होना चाहिए कि आपकी संख्या कितनी है। आज यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर आप कोई भी चीज बुलानी है आपको और बराबर बराबर देने के लिए, तो आपको संख्या का पता होना चाहिए, तभी आप बुला पाएंगे कि नहीं बुला पाएंगे। मान लो चाय बनाना है, नाश्ता बनाना है, तो आपको संख्या पता होना चाहिए कि नहीं, लेकिन कोई संख्या पता नहीं, कोई संख्या पता नहीं है कि यादवों की कितनी संख्या है देश में, कोई संख्या पता नहीं है, कुर्मी कितने हैं, लोधी कितने हैं, साहू कितने हैं, मतलब ऐसी कई जातियां भी यहाँ पे होंगी जो बड़े स्तर पे होंगी, लेकिन उनकी जनगणना नहीं हुई, जिसके उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, इसलिए वो बोलते भी नहीं है, क्योंकि पहले से ही गुलाम है। इसलिए जातिगत जनगणना का कॉन्सेप्ट एक आंदोलन में बदलना चाहिए। उसके लिए दिलीप मंडल साहब, लक्ष्मण जी, हंसराज जी, हमारे नीरज साहब, ऐसे कई लोग और भी हैं, हमारे भैया भी और भी हैं, तो सभी लोग इस बड़े बड़े मुद्दों को लगातार चला रहे हैं। साथियों, बहुत सारी चीज़ें हैं, बोलने को तो मैं लगातार बोलता रहूँगा, आप सुनते रहेंगे, लेकिन हमें आज हमारे मुख्य अतिथि लक्ष्मण जी को सुनना है। मैं इतना जरूर कहूँगा, आप लोग ओबीसी महासभा के द्वारा जो क्रांतिकारी मूवमेंट चलाया जा रहा है, आप उसको जरूर आप देखें। हमारे यहाँ हम लोग ओबीसी लगाते हैं, ओबीसी महेंद्र सिंह, ओबीसी मतलब हेमराज, इस तरीके से, क्योंकि हमें ये इसमें गलत मत समझना कि आप एससी को अलग कर रहे हो, मूल निवासी क्यों लगाते। हमें पहली सीढ़ी तो चलना पड़ेगी, पहले हमें अपने समाज को इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर हमें ओबीसी को इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर हम मूल निवासी बनेंगे। आप कहो मूल निवासी बोल दिया तो हो जाएगा काम क्या। मध्य प्रदेश के अंदर सोशल मीडिया पे बहुत कम मनुवादियों की जय सिया राम और पता नहीं क्या क्या, ये सब चीजें बंद हो चुकी हैं। मैं रियल बता रहा हूँ, आपके यहाँ चल रहा है, हमारे यहाँ नहीं चल रहा। हमने क्योंकि मिशन में ला लिया लोगों को, अगर हम जय सिया राम बोलेंगे, रोज बता रहा हूँ, तो आपको जय भीम बोलना पड़ेगा, नहीं तो बोलेंगे नहीं। अगर तुम हमसे कुछ करवाना भी चाहते हो तो भी, तो आप अगर जय भीम बोलोगे तो ठीक है, हम बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समय आएगा तो हम देखेंगे क्या करना है, समय समय का खेल है। इसलिए ओबीसी महासभा के मूवमेंट को देखिए, लाखों कार्यकर्ता हैं, हम जैसे कई लोग बोलने वाले हैं, एक से एक विचारधारा वाले लोग हैं, और हम बड़ी ताकत के साथ पूरी दम से आंदोलन चला रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी चलाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि कम समय है और लक्ष्मण जी को सुनना है। धन्यवाद सभी का, थैंक यू।